ओके। नमस्कार भाई सभी लोगों को। आओ जल्दी से कमेंट में। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम मस्त, बढ़िया, कुशल मंगल, सब कुछ बेहतरीन। हाँ जी, जय हिंद सभी लोगों को, नमस्कार सभी लोगों को। बताइए जी, क्या कराया था लास्ट क्लास में? लोकल विंड्स करा रहे थे ना, और उसमें मैंने आपको करा दिया था जितने भी गर्म पवने हैं उन सब के बारे में पढ़ा दिया था, है ना। चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं ठंडी पवनों के बारे में, और फिर आज ही एक नया टॉपिक और शुरू कर देंगे। ओके, चलिए जी, चलिए। हेडिंग डालो कोल्ड विंड। कोल्ड विंड की अगर मैं बात करूंगा तो सीधा मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं कुछ पवनों के। पुरगा, बुरान, मिस्ट्रल, बूरा। पेम्पेरो, है ना। एक होगी पापागायो। ये कुछ विश्व की ठंडी हवाएं हैं। पुरगा और बुरान कहां चलती हैं? तो आपका आंसर होगा ये चलती हैं सर रसिया वाले रीजन में। मिस्ट्रल कहां चलती है? तो आपका आंसर होगा ये चलती है सर स्पेन प्लस फ्रांस। स्पेन और फ्रांस में चलती हैं ये दोनों पवनें। पैम्पेरो कहां चलती है सर? ये चलती है अर्जेंटीना में। और जो लास्ट है पापागायो, ये कहां चलती है? तो ये चलती है सर मैक्सिको में। ये थी कुछ ठंडे पवनों के नाम। आपसे क्वेश्चन दो तरीके से ही पूछा जाएगा। या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी ठंडी पवन है, इनमें से कौन सी गर्म पवन है। या फिर आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाएगा कि ये वाली पवन कहां चलती है। यानी या तो उसका नेचर याद रखना है आपको, और नेचर के साथ साथ उसकी लोकेशन भी याद में रखनी है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। हिंदी में कहा जाता है बृष्टि। बृष्टि का मतलब क्या होता है वही हमें समझना है पूरे चैप्टर में। ओके, तो नया चैप्टर हेडिंग डालो आप जल्दी से, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हिंदी में इसी को कहा जाएगा, प्रेसिपिटेशन को बृष्टि। ओके, प्रेसिपिटेशन या बृष्टि। देखो ध्यान से समझना है हमें, इसमें है क्या। जैसे मानकर चलो कोई भी ये एक स्थल वाला भाग है ना। यहाँ ये पेड़ वेड़ से लगे हुए हैं, और यहीं पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पानी वानी सा भरा हुआ है। तो आपको भी अच्छे से पता है कि यहां इस वाले रीजन में क्या होगा। देयर आर so many particles of water vapor found. Water vapor, atmospheric water vapor, and the amount of water vapor called humidity. वायुमंडल जो है, वायुमंडल में क्या है? तो आपका आंसर होगा वायुमंडल जो है, वायुमंडल में
जलवाष्प मौजूद है और वायुमंडल में मौजूद इस जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इसी को आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस जलवाष्प का वायुमंडल से वापस से पृथ्वी पर गिरना, इस जलवाष्प का वायुमंडल से वापस से पृथ्वी पर गिरना ही क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा इसी को वृष्टि कहा जाता है। डेफिनेशन क्या हुई इसकी? डेफिनेशन होगी कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प का वापस पृथ्वी की सतह पर गिरना वृष्टि कहलाता है। क्या आपको डेफिनेशन समझ आई? मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन को। ये होता क्या है? प्रेसिपिटेशन होता है सर फॉल डाउन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर on earth surface called precipitation। ओके, इसको क्या कहा जाता है सर? यानी कि वायुमंडलीय जलवाष्प का, है ना, वापस पृथ्वी की सतह पर गिरना। वृष्टि कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जलवाष्प वायुमंडल में आई कहां से, है ना? जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में आई कहां से? तो जलवाष्प के दो स्रोत होते हैं। एक तो पहला स्रोत होता है इसका क्या, तो आपका आंसर होगा बाष्पीकरण। भाई जब खुले हुए जल का बाष्पीकरण होगा तब भी जलवाष्प आएगी। और दूसरा होता है बाष्पोत्सर्जन, बोला जाता है इसको, यानी कि ट्रांसपिरेशन, है ना? इसको क्या कहा जाता है सर? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कौन करते हैं, तो आपका आंसर होगा ट्रांसपिरेशन करते हैं पेड़ पौधों की पत्तियां। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल में क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को छोड़ते हैं। बात क्लियर है यहां तक? अब डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है कि वायुमंडल का जो जलवाष्प है वो पृथ्वी पर जब गिरेगा तो इसी को वृष्टि कहा जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। बात ये आती है कि ये कितनी प्रकार से ये गिर सकता है। कितने प्रकार से कितने प्रकार से ये जलवाष्प पृथ्वी पर गिर सकता है? तो देखो ध्यान से सर, ये 3 प्रकार से गिर सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। या तो गिरेगा किसके रूप में? वाटर ड्रॉप्स के रूप में। या फिर गिरेगा ये किसके रूप में? बर्फ के रूप में। या फिर गिरेगा किसके रूप में? हेल के रूप में। देखो ध्यान से भाई, या तो गिरेगी जलवाष्प क्या बनके? पानी की बूंद। या फिर क्या बनकर गिरेगी? बर्फ। या फिर क्या बनकर गिरेगी? ओला। समझ रहे हो ना? तो फिर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब पानी की बूंद के रूप में गिरती है, देन दिस फॉल डाउन इज नोन एज रेनफॉल। व्हेन इट फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इट नोन एज स्नोफॉल, एंड लास्ट इज कॉल्ड हेलफॉल। यानी फाइनली हम यूं कह सकते हैं कि सर जब वर्षा, जब ये किसके रूप में गिरेगी सर? ये जब जल की बूंदों के रूप में गिरेगी तब इसको कहा जाएगा जल वृष्टि या वर्षा कहा जाएगा। और जब ये बर्फ के रूप में गिरेगी तो इसको कहा जाएगा बर्फबारी, राइट?
और जब ये हेल फॉल के रूप में होगी तो इसको कहा जाएगा ओलावृष्टि। ओके, और जब बर्फबारी होती है तो इसको कहा जाता है हिमवृष्टि। आपको साफ तौर पर दिख रहा है यहां पे कि वर्षा और वृष्टि में क्या अंतर है, तो आपका आंसर होगा जो वर्षा है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो वर्षा है वो वृष्टि का एक प्रकार है। आगे बात समझ में? इन तीनों को मिलाकर ही वृष्टि बनती है, या वृष्टि के तीन रूप होते हैं, एक तो वर्षा, एक बर्फ गिरना, एक ओले गिरना। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? दोनों में समझ में आ गया? बात क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड। ओस जो है वो वृष्टि नहीं होती है, वो कंडेंसेशन, संघनन की एक फॉर्म होती है। इसको नोट करो, अब एक एक करके इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। जल्दी से नोट कर दो इसे। दे फोन रखा है मेरा, उठा दे। नोट हुआ? राघव पूछना चाह रहे हैं स्नोफॉल और हेल में डिफरेंस क्या है। राघव एक बात बताओ, आप आपकी शादी होगी, उसके बाद फिर कुछ टाइम लगेगा, साल डेढ़ साल का, उसके बाद बच्चे होंगे, है ना, तभी तो उनके नाम रखोगे। ऐसा तो होगा नहीं जिस दिन आपकी बारात जाएगी आप तुरंत उसी दिन कहोगे कि जी, घर वालों से पूछोगे अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों के नाम क्या होंगे, तो उनको भी बड़ा अजीब लगेगा कि भाई सब्र नहीं हो रहा क्या तेरे पे। वो भी तो यही बोलेंगे ना कि रुक जा भाई, थम जा, टाइम के हिसाब से सारी चीज आएंगी। हर बैच में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि स्टूडेंट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करता है कि उसको डाउट क्लियर करने के बजाय उसको ये चिंता ज्यादा रहती है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। और इससे साफ पता चल रहा है कि वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ही नहीं, जो आगे आगे भागने की कोशिश कर रहा है। वो क्लास को क्लास की तरह ले ही नहीं रहा, वो बस फोन साइड में रखे जस्ट लाइक अ वेब सीरीज वो देख रहा है कि हाँ मास्टर पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा होगा, क्या बोल रहा है, चलो एक काम कर लेते हैं, आगे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ ये इन सब में अंतर क्या होगा। बात ये नहीं है कि इसने ही ये कमेंट क्यों कर दिया या सर आप डांट क्यों रहे हो। बात ये हर बैच में यही कहानी होती है। जो स्टूडेंट विदाउट पेन पेपर पढ़ रहा है उसके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो आगे आगे भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य ही नहीं है पढ़ना। फिर वो क्या करेगा, या तो पूछेगा, मतलब वो आउट ऑफ टॉपिक जाएगा। और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो शांति से नोट कर रहा होगा और वो इस बात का इंतजार करेगा कि आगे क्या बताने वाले हैं सर। ठीक है ना? हेडिंग डालो आप जल्दी से, रेनफॉल, जल वृष्टि हेडिंग डालो। ठीक है। जोजिला पास कहां है, अमन यादव का बार बार कमेंट आ रहा है, तुम गधे हो या बेवकूफ हो, है या ऊंट है पूरा? जो लिखाया है वही है, कहीं चेंज थोड़ी हो गया है। कॉपी खोल के नहीं देखा जा रहा तुझ पे जो बार बार डाउट पूछ रहा है। भाई जो इतने बड़े बड़े नमूने रहते हैं, क्या नाम है, पूरे दिन आप अपने आप को उलझाते जाओ भाई साहब, खून जलाते रहो बैठ के, नमूनागर्दी कम नहीं हो सकती। हेडिंग डालो जल्दी से, रेनफॉल क्या है। इसको कहा जाता है सर जल वृष्टि। ध्यान से सुनना समझना, इसमें मैं बता रहा हूं। पहली बात तो यह है, तीनों को एक बार समराइज कर लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है या तीनों होते क्या हैं। ठीक है। मानकर चलो ये कोई धूल का कण है, राइट। इस धूल के कण के चारों तरफ क्या होगा, जलवाष्प के जो कण होंगे वो आकर इकट्ठे हो जाएंगे, पहले ही मैंने बताया था। राइट, ये कंडीशन होती है। अब बात ये आती है,
इंतजार इस बात का रहता है कि जो ये डस्ट पार्टिकल्स है, इस डस्ट पार्टिकल का टेम्परेचर डाउन हो, राइट, और कंडेंसेशन स्टार्ट हो। राइट, इसका क्या हो सर? संघनन शुरू होना चाहिए। अब ये दो चीजों पे निर्भर करता है, संघनन कितने टेम्परेचर पर हो रहा है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो कंडेंसेशन है वो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ना कह के आप यू बोलोगे, क्या बोलते हैं उसको, हिमांक बोलते हैं ना, बराबर है। ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कंडेंसेशन स्टार्ट जो होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो कंडेंसेशन जो होगा, बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना, कितने टेम्परेचर पर हो रहा है। अगर टेम्परेचर इसका कैसा है, नॉर्मल है ना, टेम्परेचर कैसा है इसका, तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर जो है वो हिमांक पर है, अपने हिमांक बिंदु के आसपास हो रहा है ना, या फिर हिमांक से भी नीचे हो रहा है। टेम्परेचर जो है वो कैसा है? टेम्परेचर है लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसा है सर? लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान से समझना, जब हिमांक तक टेम्परेचर होगा तो जलवाष्प जो होगा वो किस में बदलेगा? पानी में बदलेगा। यही पानी बरसना शुरू कर देगा। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में जो जलवाष्प होगी वो जलवाष्प किस में बदल जाएगी? जलवाष्प सीधे बदल जाएगी सर बर्फ में, और बर्फ क्या होगा? गिरना शुरू हो जाएगी। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, वृष्टि जो होती है वो किसकी वजह से होती है? संघनन की वजह से होती है। अब वृष्टि में पानी गिरेगा या बर्फ गिरेगी, इस बात को कौन डिसाइड कर रहा है? पानी गिरेगा या बर्फ गिरेगी, ये बात डिसाइड हो रही है किस पे? तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कम रहता है तो ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनना, पानी बरसेगा, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है तो ऐसी स्थिति में बर्फ गिरेगी। तो जल वृष्टि और हिम वृष्टि जो होती है, इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है सर? एक में पानी बरस रहा है, एक में बर्फ गिर रही है। दोनों क्यों है? दोनों के बीच डिफरेंस आया क्यों? तो आंसर होगा टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर जितना कम होता चला जाएगा, बर्फ की मात्रा उतनी ही कम होती चली जाएगी। बात समझ रहे हो ना? अब कमेंट करके बताओ मुझे, डिफरेंस समझ आया नहीं आया? जल्दी कमेंट करो, पूरा समझ आया नहीं डिफरेंस? यहां तक समझ आया नहीं? हो गया यहां तक? मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। देखो, रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, वाटर वेपर fall down
इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। ठीक है ना। इसमें क्या होता है सर, जलवाष्प जल की बूंद के रूप में गिरती है। ठीक है ना। जलवाष्प जो होती है ये जल की बूंद के रूप में गिरती है। अगले पॉइंट में बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन कैसा होता है, कंडेंसेशन कंडक्ट एट फ्रीजिंग पॉइंट। इस केस में क्या होता है सर, संघनन जो होता है, संघनन हिमांक पर होता है। राइट। अब ध्यान से समझना, रेनफॉल जो है कितने प्रकार की हो सकती है ये वाली रेनफॉल। तो सबसे पहला टाइप आता है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। इसको कहा जाता है समवनीय वर्षा। क्या मतलब है सर कॉन्वेक्शनल रेनफॉल का? ठीक है। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल का क्या मतलब है, क्लियर है? जैसे मानकर चलो यहां पे कोई ये स्थल वाला भाग है, यहां पानी वाला भाग है, तो जब यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से हवाएं यूं ऊपर उठेंगी। और हवाओं का ऊपर उठना क्या कहलाता है, इसी को कहा जाता है इसको कहा जाता है कॉन्वेक्शन। ओके, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एयर क्या करेगी, एयर स्टार्ट कर देगी, एयर स्टार्ट राइज अप। यस और नो? वेरी गुड। क्या होगा सर, तापमान में वृद्धि। क्या होगा सर, तापमान में वृद्धि। हम लिख सकते हैं यहां पर तापमान में वृद्धि होगी और क्या होगा सर, और वायु ऊपर उठेगी। हाँ या ना? तापमान में वृद्धि होगी और जो वायु होगी वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी। वायु जब ऊपर उठेगी तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को संवहन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, संवहन कहा जाता है। अब जब वायु ऊपर उठेगी तो सिंपल सी बात है, ये अपने साथ जलवाष्प को लेकर जाएगी या नहीं जाएगी? डेफिनेटली जाएगी सर, राइट? मैं लिख देता हूं, वेपर ऑल्सो राइज अप। अब मुझे एक बात बताओ, वायुमंडल में जब ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है? कमेंट करो जल्दी से। ये जलवाष्प भी ऊपर जाएगी, कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। जलवाष्प भी उठती है। अरे भाई कमेंट करके बताओ जल्दी से। जब वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है? टेम्परेचर कम होता है। आगे बात समझ में? और संघनन की प्रक्रिया के लिए हमें कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो अब इसका क्या होगा, संघनन होगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम हो गया। संघनन होगा और संघनन होते ही वर्षा होगी। तो अब मुझे बताओ कि यह वर्षा किस बात पर निर्भर कर रही है? इस प्रकार की वर्षा निर्भर करती है इस बात पर कि वायु ऊपर कितनी उठ रही है। और वायु का ऊपर उठना किस बात पे निर्भर कर रहा है?
वायु का ऊपर उठना इस बात पे निर्भर करता है कि टेम्परेचर कितना ज्यादा है। तो डायरेक्टली हम यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार की रेनफॉल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब कि इस प्रकार की रेनफॉल वहां पर होगी जहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो आप एक बात बताओ, भूमध्य रेखा के आसपास टेम्परेचर ज्यादा रहता है या कम रहता है? आपका आंसर होगा हमेशा ज्यादा रहता है। तो याद रखो, ये जो वर्षा है ये हमेशा कहां होती है? तो आपका आंसर होगा ये भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर यह प्रतिदिन होती है, ऐसे लिखो। ये वाली वर्षा भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन होती है। और हमारे भारत में, अरे भारत में तो हमारे में 4 ऋतुएं आती हैं। हमारे भारत में 4 ऋतुएं आती हैं। तो 4 ऋतुएं आने की स्थिति में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हमारे भारत में 4 ऋतुएं आती हैं तो 4 ऋतुएं आने की स्थिति में कौन सी ऋतु में ज्यादा होगी? गर्मी के मौसम में होगी। तो मैं लिख देता हूं यहां पे भारत में कब होती है ये, तो आंसर होगा भारत में ग्रीष्म ऋतु में होती है। काफी घनघोर वर्षा होती है। ये हो गई सर कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। नोट कर दो इसको जल्दी से। ये रोशन का कमेंट आ रहा है, भूमध्य रेखा क्या होता है और इस पर टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है? ये लिट्टी चोखा होता है। भूमध्य रेखा जो है लिट्टी चोखा है ना। और क्योंकि ये गरम गरम तैयार होती है तो इस वजह से इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। खा ले जाके इसको, मजा आ जाएगा। ठीक है रोशन, अभी तुम रोशन हो और इसको खाने के बाद फिर तुम चांदनी हो जाओगे। ठीक है, यहां तक हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलिए जी, अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगले पॉइंट पे जो दूसरा प्रकार होगा वो होगा रेनफॉल का, उसे कहा जाएगा क्या? तो आपका आंसर होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। इसको कहा जाता है पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। बात बराबर है यहां तक? चलो, पर्वतीय वर्षा क्या होती है? मयंक का कमेंट आ रहा है, मासा मेडिटेशन शुरू कर लो। करना पड़ेगा, दिक्कत है ना, तेरे जैसे पप्पुओं को पढ़ा पढ़ा के, तेरे जैसे राहुल गांधियों को पढ़ा पढ़ा के हालत ऐसी हो गई है कि मुझे बहुत जरूरत है मेडिटेशन की। और ये बात फैक्ट है, मुझे खुद भी महसूस होता है कि मुझे मेडिटेशन की जरूरत है ना। अब दिक्कत तो है ना, सुबह से शाम तक तेरे जैसे इतने गधे आ जाते हैं, इतने भरे पड़े हैं कि जिनको जहां जरूरत ही नहीं है वहां भी वो सलाह देते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, ऐसा करते करते तो ये होगा। आ जाए टॉपिक पे, आजा पढ़ ले। ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा क्या होगी? कमेंट ठीक कर दे। नाम से ही पता चल रहा है सर, पर्वतों पर होगी।
है ना। मयंक कमेंट कर रहा है फ्री में तो पढ़ा नहीं रहे जो ड्रामा कर रहे हो। जो दीनार दिए ना तूने वो मैंने स्विस बैंक में जमा करवा दिए। भाई इतनी बड़े लेवल की जो धनराशि आपने दी थी वो कहां रखता मैं। और इंडिया में तो इनकम टैक्स का छापा भी पड़ जाता है, ईडी की रेड वगैरह पड़ जाती, तो वो मैंने दीनार जो है वो शिफ्ट करा दिया अभी, है ना। जो दीनार जो आपने दी थी मयंक वो मैंने शिफ्ट करवा दिया। एक एक करके निकालेंगे, जिंदगी में पैसा बहुत आई गया। पढ़ाना बढ़ाना छोड़ूंगा, अब तेरी जो दीनार आई है ना उन्हीं से फिर अब आराम से ऐश मौज करना शुरू करेंगे। भाई सारे कमेंट हटा दे, ठीक है। सुन, कमेंट हटा दे। ये नालायक एक भी निकम्मा पढ़ने के मूड में नहीं है। कमेंट हटा, तू फालतू में नुकसान हो जाएगा। सारे कमेंट हटा दे बिल्कुल, बस रहने दे। और कमेंट बैठ के देखता रह, अगर एक भी उल्टा सीधा लिख के तुरंत ब्लॉक मार दे पूरा। खुद देख ले, मुझे मत दिखा। ओरोग्राफिक रेनफॉल पर आ जाओ भाई साहब। अब देखो पढ़ाई कैसी होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल की अगर मैं बात करूंगा तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक पर्वतीय वर्षा है, राइट। ये कैसी वर्षा है? पर्वतीय वर्षा है, क्योंकि पर्वतों पर होती है। यहां सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। यहां अगर मैं बात करूंगा तो ये पानी भरा हुआ है सर, बहुत ध्यान से सुनना समझना। और ये क्या है सर? ये कोई एक पर्वत है, राइट। बोर्ड पे ध्यान दो जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, देखो अब ध्यान से सुनना। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हवाएं चल रही होंगी, लेकिन जैसे ही हवा इस पर्वत से टकराएंगी, पर्वत से टकराने के कारण ये हवा अब इस पर्वत के सहारे सारे ऊपर उठना शुरू कर देंगी। मजबूरी है इनकी। क्यों? क्योंकि पर्वत के सहारे सारे स्लोप ऐसा बना हुआ है। तो यहां से इस स्लोप की वजह से, इस ढलान की वजह से हवाएं यूं ऊपर उठना शुरू कर देंगी, राइट। अब जब ये हवाएं ऊपर इस टाइप से उठना शुरू कर देंगी तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो जलवाष्प होगा, ये जलवाष्प भी ऊपर उठना शुरू कर देगा, हाँ या ना। ये जो जलवाष्प होगा ये जलवाष्प भी ऊपर उठना शुरू कर देगा, हाँ या ना। वेरी गुड। लास्ट जो आपने पढ़ा था, उस हवा का तापमान के कारण ऊपर उठना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा तापमान के कारण ऊपर उठना संवहन कहलाता है। लेकिन यहां पर्वत का ढलान है, पर्वत के ढलान के कारण जो हवाएं ऊपर उठती है उसको अभिवहन कहा जाता है, और इंग्लिश में बोला जाता है एडवेक्शन। क्या कहा जाता है? एडवेक्शन कहा जाता है। देखो ध्यान से, मैं यहां लिखता हूं। यहां पे क्या होगा सर? मैं लिखता हूं पहले सेंटेंस। ड्यू टू स्लोप ऑफ माउंटेन, एयर स्टार्ट राइज अप। बात बराबर है? यानी हम इसको हिंदी में बोलेंगे ढलान के कारण, ढलान के कारण वायु ऊपर उठती है। ढलान के कारण क्या होता है? जो वायु है ये वायु ऊपर उठती है, बराबर है। जब ढलान के कारण वायु ऊपर उठती है तो इसको कहा जाता है एडवेक्शन। इसको कहा जाता है वायु का अभिवहन, बराबर है। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वायु का अभिवहन। अब सर सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ एयर जाएगी तो टेम्परेचर कम होगा, यही तो सीखा है हमने। और टेम्परेचर कम होगा तो बादल बनेंगे।
और जब बादल बनेंगे तो क्या होगा सर? बादल बनते ही बारिश शुरू हो जाएगी, हाँ या ना? बारिश होगी घनघोर। लेकिन सर जब ये हवा बारिश कराते हुए इधर की तरफ आएगी, तो जब नीचे जाएगी तो नीचे जाने पर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ या ना? नीचे जाने पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं लिख देता हूं इस बात को। When wind move, कहां? When wind move towards valley, जब विंड कहां मूव करती है? टूवर्ड्स वैली, मतलब ये घाटी है नीचे की तरफ। मैं लिख देता हूं, पवनें नीचे उतरती हैं, पवनें नीचे उतरती हैं। जब पवनें नीचे उतरती हैं तो क्या होता है सर? तो टेम्परेचर बढ़ता है। और ये वाली बात मैंने अभी आपको सिखाई है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो संघनन नहीं होगा। आगे बात समझ में? संघनन होगा नहीं होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या रेनफॉल होगी? ऐसी स्थिति में वर्षा नहीं होगी। मतलब यह है कि पर्वतों के एक ही तरफ वर्षा होती है, इधर वर्षा नहीं होगी, यहां पर वर्षा नहीं होगी। और जब वर्षा नहीं होगी तो इतने क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? इस क्षेत्र को कहा जाएगा वृष्टि छाया। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है रेनफॉल शैडो। दोनों में अंतर क्या है? पर्वतीय वर्षा में और इस वाली वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा में अंतर क्या है? वहां पर वायु ऊपर उठ रही थी टेम्परेचर के कारण, प्रोसेस वही है। जलवाष्प ऊपर गया, टेम्परेचर डाउन हुआ, संघनन हुआ, बारिश हुई। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है। जब तक जलवाष्प ऊपर नहीं पहुंचेगा उसको लो टेम्परेचर मिलेगा नहीं, लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, बारिश हो ही नहीं सकती, क्योंकि संघनन नहीं होगा, बादल का निर्माण नहीं होगा। तीन प्रकार की वर्षा जो होती है वो केवल इस बात पे निर्भर करती है कि जो जलवाष्प है वो जलवाष्प ऊपर तक पहुंचा कैसे। जो जलवाष्प है वो जलवाष्प ऊपर तक कैसे पहुंचा आखिरकार। तो जलवाष्प के ऊपर पहुंचने के आधार पर तीन प्रकार हैं। अगर जलवाष्प ऊपर पहुंचा हाई टेम्परेचर के कारण तो इसे कहा जाएगा संवहनीय वर्षा। अगर जलवाष्प पहुंचा ऊपर पर्वत के ढलान के कारण तो इसे कहा जाएगा पर्वतीय वर्षा। और अगर यही जलवाष्प चक्रवात के कारण ऊपर पहुंचा तो कहा जाएगा चक्रवाती वर्षा। तो क्या कहा जाएगा? चक्रवाती वर्षा कहा जाएगा। ईमानदारी से कमेंट करके बताओ समझ आया नहीं आया। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताओ ये पूरी बात समझ आई या नहीं आई। लगा दे। जल्दी बताओ। संवहन और अभिवहन में मतलब समझ आ गया? अभिवहन का मतलब होता है किसी के सहारे सहारे ऊपर चढ़ना। वेरी गुड, अब भी तो मजा आ रहा है। सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर पूरा समझ आ गया। गुड, ऐसे ही पढ़ो। यहां से एक क्वेश्चन याद रखना है, पर्वतों के जिस तरफ बारिश नहीं होती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। आगे बात समझ में? क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है ना यहां तक? चलिए जी, अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, तीसरे टाइप पे। मैंने जो अभी बताया बस बहुत ध्यान से सुनना समझना, उसी बात को ध्यान में रखना। मैं अगर यहां लिखता हूं साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, तो साइक्लोनिक रेनफॉल का मीनिंग क्या होगा सर? चक्रवाती वर्षा। बहुत सिंपल सी वही बात। इसका मतलब जलवाष्प ऊपर किसकी वजह से गई होगी? तो आंसर होगा चक्रवात की वजह से। लिख देते हैं डेफिनेशन। इस केस में क्या होगा? साइक्लोनिक विंड कैरिंग वेपर अपवर्ड, है ना? हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? ऐसी स्थिति में क्या होता है सर? ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो चक्रवाती पवनें होती हैं
चक्रवाती पवनें जलवाष्प को कहां ले जाती हैं? जलवाष्प को ऊपर लेकर जाती हैं। जलवाष्प को कहां लेकर जाती हैं? ऊपर लेकर जाती हैं। और जब ये जलवाष्प को ऊपर ले जाती हैं तो सेम वही प्रोसेस, बस इतना लिख लो, वर्षा होती है। अब आप कहोगे चक्रवाती पवन क्या है, तो ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा चक्रवात वाले टॉपिक में, है ना, कि कैसे चक्रवाती विंड ऊपर जाती है, कैसे यूं घूमता है चक्रवात, कैसे वर्षा होती है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, और ये जो वर्षा होती है ना, अचानक होती है, अचानक वर्षा होती है। नोट करो जल्दी से, ये जो वर्षा होती है अचानक वर्षा होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक नया पॉइंट, आपने सुना होगा कृत्रिम रेनफॉल, कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेनफॉल, या इसी को कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। क्या होता है इसे समझते हैं, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चंदन सिंह का डाउट आ रहा है, सर संवनीय वर्षा में टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर संघनन कैसे बनेगा? मेरे दोस्त, संवनीय वर्षा में टेम्परेचर बढ़ेगा जमीन का, और जमीन का टेम्परेचर बढ़ने पर हवाएं पहुंच जाएंगी ऊंचाई पे, तो संघनन हमेशा ऊंचाई पर होता है ना कि नीचे होता है। दोनों बातों में फर्क है। हो गया यहां तक नोट? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाए, चलिए जी। अब आप हेडिंग डालो आर्टिफिशियल रेनफॉल, हिंदी वालों आप लिखो कृत्रिम वर्षा। आर्टिफिशियल रेनफॉल या कृत्रिम वर्षा। आर्टिफिशियल रेनफॉल या कृत्रिम वर्षा। ओके, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या कहा। ये कोई बादल है, राइट? ये कोई बादल है। इस बादल का निर्माण किससे होगा? संघनन से। इसका निर्माण किससे होगा? संघनन से, कंडेंसेशन से होगा, राइट? संघनन है क्या सर? हिंदी में डेफिनेशन लिख देता हूं। इसमें, किसमें? संघनन में। इसमें जलवाष्प जल की बूंदों में बदलता है। जलवाष्प किस में बदलता है? जल की बूंदों में बदलता है, तभी तो बारिश होगी। अब सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा संघनन होगा उतनी ज्यादा बूंद बनेगी। बूंदें कैसी होंगी? बूंदें ज्यादा बनेगी, हाँ या ना? और संघनन ज्यादा कब हो सकता है? जब तापमान कैसा हो? जब तापमान हो कम। बात समझ रहे हो या नहीं? तापमान कम होगा तो संघनन ज्यादा होगा, संघनन ज्यादा होगा तो बूंदें ज्यादा होंगी, और बूंदें ज्यादा होंगी तो वर्षा ज्यादा होगी। यह संबंध समझ में आ रहा है? अब इनकेस ऐसा हो गया कि संघनन जब हो रहा था उस समय जो तापमान था वो पर्याप्त नहीं था, या संघनन कम हो पाया, तो इसका मतलब जल की बूंदें कम बनी। और जब जल की बूंदें कम बनी तो अब क्या है कि काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन वो बरस नहीं रहे हैं, है ना? बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे शादी में फूफा आ तो जाता है, रूठ गया है लेकिन खाना नहीं खा रहा है, एक्टिंग बाजी कर रहा है ना? पूरा ईगो दिखा रहा है, भाई मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा।
और आसपास ही घूमेगा वहीं पे कि कोई मना ले उसे, वो स्थिति एक बादल की हो गई। तो काले काले बादल आपके ऊपर छत से दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो बारिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि पर्याप्त संघनन नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह बात सोची कि यार एक काम किया जाए, कैसे भी करके इस बादल का टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाए, तो अगर बादल का टेम्परेचर और कम कर दिया तो संघनन तीव्र हो जाएगा, बूंदें ज्यादा बन जाएंगी और बारिश भी ज्यादा हो जाएगी। तो बोले इस बादल से जबरदस्ती बारिश कराई जा सकती है, इस बादल से जबरदस्ती बारिश कराई जा सकती है केवल एक ही स्थिति में, कि कैसे भी करके इस बादल का तापमान कम कर दो। अब ऐसा तो है नहीं बादल पे कि आइस क्यूब की बाल्टी ले जाके पटक दोगे कि ले भाई पानी ये ठंडा हो गया अब बरसना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग प्रयोग किए गए। शुरुआत में जो क्या बोलते हैं उसको, जो शुरुआत में जो ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसकी स्प्रे की गई, तो वो सक्सेस नहीं रहा। इसके बाद फिर क्या किया गया, अब एक्सपेरिमेंट तौर पे किससे किया गया, सिल्वर आयोडाइड, है ना, सिल्वर आयोडाइड। अब क्या किया जाएगा भाई साहब, अगर कृत्रिम वर्षा करानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक हेलीकॉप्टर होगा और आपके पास वही फुसफुस होगा। ओके ओके, क्या होगा, स्प्रे वाला होगा। तो अब क्या किया जाएगा, हेलीकॉप्टर जाएगा, है ना, और जो हेलीकॉप्टर होगा वो हेलीकॉप्टर क्या करेगा, यहां पे इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे समझ लो सिल्वर आयोडाइड जो होगी उसको थूक कर चलाएगा। क्लियर है, सिल्वर आयोडाइड को इसके ऊपर थूक कर चलाएगा। सिल्वर आयोडाइड को जब इसके ऊपर थूक कर चलाएगा मतलब स्प्रे करके चलाएगा, तो इस सिल्वर आयोडाइड के कारण क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम होगा संघनन बढ़ जाएगा, बूंदें बढ़ जाएंगी, बारिश ज्यादा हो जाएंगी। आगे बात समझ में, इसी को कृत्रिम वर्षा कहा जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा जब कराई जाती है तो कृत्रिम वर्षा में क्या किया जाता है सर, आपका आंसर होगा हेलीकॉप्टर से सिल्वर आयोडाइड की स्प्रे कर दी जाती है, जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि संघनन जो है, संघनन की दर में वृद्धि हो जाए। और जब संघनन की दर में वृद्धि हो जाएगी तो इसी से बारिश ज्यादा हो जाएगी। आगे बात समझ में, मैं लिख देता हूं यहां पे, कृत्रिम वर्षा में क्या होता है, आप खुद भी लिख सकते हो। एजीआई की बादलों पर स्प्रे करके संघनन की दर को बढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे वर्षा अधिक होती है, अधिक होती है या वर्षा शुरू हो सकती है। क्लियर है, बट प्रैक्टिकली ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वर्षा कितनी हो। एक पूछ रहा है सिल्वर आयोडाइड ही क्यों, होता है ना तर्क पे कुतर्क करना। सिल्वर आयोडाइड ही इसलिए चुना गया क्योंकि सिल्वर आयोडाइड पानी की तरह ही प्रक्रिया, पानी की तरह ही काम करता है। अगर सिल्वर आयोडाइड का टेम्परेचर करेगा तो कम, तो ये हो जाएगा सॉलिड। आगे बात समझ में, और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा तो फिर से ये एजीआई जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे पानी का बिहेवियर होता है सेम वैसे। आगे बात समझ में, और ये एक कूलेंट का काम करता है, टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। तो ये 2 से 3 कारण थे कि केवल इसी को चुना गया, है ना, केवल इसी को चुना गया, यही कारण था। और कोई डाउट,
ये आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बर्फबारी के बारे में और ओले के बारे में। आज के सेशन का अंत होता है यहीं पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। भगवान आपका भला करे और आपको सद्बुद्धि दे।